वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान ने अफगान तालिबान के हवाले से दुनिया को फिर से खबरदार कर दिया है। क्या कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। This is where the world, it's a critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan because if it pushes it away, within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners. A stable Afghanistan government which can then take on ISIS. And believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. वजीर आजम ने क्या कहा, ये आपने मुलाहिजा किया, इसी पर बात करेंगे। एनबीसी क्या कहेंगे, क्या इमरान खान का खदशा हकाइक पर मबनी है? बिल्कुल दुरुस्त खदशा है ये, और मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 बातें और की है जो मेरा ख्याल ये है कि 40 साल 50 साल पहले होनी चाहिए थी। बेहतर ये कि अब हो रही हैं ये। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा ख़ास तौर से कि अमेरिका ने वो कुछ नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया, हमें बार बार मलबा हम पर डाला गया, और साथ ही साथ ये भी अमेरिका हमारा इत्तेहादी नहीं रहा और लगता है ऐसा है कि वो एशिया से निकल गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑप्शन दिया है दाइश से निपटने का, सिर्फ वही ऑप्शन है। सिर्फ तालिबान के पास ही वो जज्बा और जुनून है जिसकी वजह से वो दाइश का मुकाबला कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है। आज जो धमाके हुए हैं भी अफ़गानिस्तान में, उसके बाद उन्होंने दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और उनको मारा भी है, कत्ल भी किया है, उनको कत्ल भी हुआ है। तो ये बहुत सुलझे हुए ऑप्शंस हैं, और बहुत समझने वाली बात ये है कि हमने पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है पूरी सूरत हाल का, अमेरिका तो फ़ायदे में रहा ना। अमेरिका हमारे नुकसान पर फ़ायदे में रहा, मुनाफे में रहा, नफ़े में रहा, उसका सब कुछ बढ़ता चला गया, उसका असर भी बढ़ा। वो एशिया में यहाँ तक पहुँच गया, हिंदुस्तान के अंदर जाके बैठ गया वो, और रूस को तोड़ दिया, रूस को तोड़ दिया उसने, उसको फ़ायदा हो गया। हमें नुकसान रहा, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, हमारी इकनॉमी तबाह हो गई, हमारे 80,000 अफराद शहीद हो गए, हमारा 2 खरब डॉलर की इकनॉमी जो है वो, और प्रॉपर्टी वो ज़ाया हो गई, हमारे शहरों में ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। तो हमारे लिए तो अफ़गानिस्तान में अब कोई स्टेक नहीं है, कोई मसला नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ अमन कायम हो, वहाँ ऐसी हुकूमत कायम हो जो जामियत पर है, जो प्राइम मिनिस्टर ने फिर कैसी जामे हुकूमत कायम हो वहाँ पर कि जो सबकी नुमाइंदा हो। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए उन ग्रुपों से अफ़गानिस्तान में जो सुलह चाहते हैं, और जो सुलह नहीं चाहते उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक सिंपल सी बात है। जो पिछली बार बात आई थी ये तालिबान से बात करेंगे, इसकी ज़रा वजाहत हो गई है, उसकी मुखालफत हुई थी और सही मुखालफत हुई थी उसकी। तो मेरा ख्याल ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दो टोक बातें की हैं इस इंटरव्यू में, और ख़ास तौर से ये बता दिया है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। और ये सोच खाली बाज़ वक़्त प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच बताते हैं, ये सोच पाकिस्तान के उन लोगों की है जो अरसे से हालात को देखते आ रहे हैं, जो अरसे से सूरत हाल को देखते आ रहे हैं, जो बर्बादी तबाही की उस लकीर को देखते आ रहे हैं जो मुस्तकिल जल रही है, सुलग रही है, और हमें भी सुलगा रही है, और अफ़गानिस्तान को जला चुकी है। तो बेहतर यह है कि अब तालिबान को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए। उनसे इख्तलाफ हमारा हो सकता है ह्यूमन राइट्स के मसले पर, उस इख्तलाफ का हम इज़हार करते रहेंगे, उस हमें करना चाहिए उसके इख्तलाफ का इज़हार। दुनिया में कहीं भी, कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें कश्मीर की बात भी करनी चाहिए। कश्मीर में इस वक्त जो क्लींजिंग हो रही है, गुज़िश्ता 3 दिन में 7 अफराद नौजवानों को शहीद किया गया है, ये कहकर कि पंडितों को मार रहे थे, जबकि मकबूजा कश्मीर में 8 अफराद मारे गए हैं नामालूम अफराद के हमलों में, और उनमें 6 मुसलमान हैं। तो क्लींजिंग पंडितों की नहीं हो रही, मुसलमानों की हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत मौके पर बयान है और बरवक्त बयान है, और अमरीकी पॉलिसी इस वक्त जो है उसके बारे में बहुत उन्होंने खुल के बात कर दी है। ठीक है, आपके ख्याल में ये एक बरवक्त बयान है। जुनैरा, अब चूंकि अमेरिका ने भी तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है, तो लगता है क्या इसका कोई बामानी जो रिजल्ट है वो सामने आएगा? बराह रास्त जो वो बातचीत कर रहे हैं और जो हम बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों का कोई कनेक्शन मैं नहीं देखती।
मेरे ख्याल है जो बड़ा एक बैलेंस्ड आज का इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर का, सिवाय एक दो चीज़ों के जिस पे मुझे पर्सनली इख्तलाफ हो सकता है, टीटीपी के मसले पे, काफ़ी बैलेंस्ड इंटरव्यू था। बट मेरा ख्याल है कि अब अगर कोई अप्रोच भी करता है, और आई नो एज अ प्रोटोकॉल के पहले क्वेश्चंस भेजे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को जो भी इंटरव्यू करना चाह रहा होता है, तो अभी थोड़ा सा तालिबान को रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए और पाक यूएस रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि हम मेरे ख्याल है काफ़ी लोएस्ट एब पे हैं इस वक्त। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑन पाक यूएस रिलेशनशिप काफ़ी शैम्बल्स में है। बहुत विंडिक्टिव बयानात दिए वेंडी शर्मन ने इंडिया से बैठ के, और वो हमसे जो बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमसे एक एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं। अब एयर कॉरिडोर भी मांग रहे हैं और साथ हमें डॉन बन के भी दिखा रहे हैं, मतलब बदमाशी भी दिखा रहे हैं और हमारा एरिया भी यूज़ करना चाह रहे हैं। दिस एग्जैक्टली इज़ द बिहेवियर जो हमेशा से अमेरिका का रहा है। एक तो आई अप्रिशिएट कि हमने उनकी बातें मान के भी देख लिया, तो अब ज़रा हम उनको कोल्ड शोल्डर दे के भी देख लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम सेन माइंड के साथ थोड़ा सा सोच समझ के इस वक्त चलने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अफ़गानिस्तान के स्पिल ओवर की और दाइश की बात करें, लेकिन साथ ये भी बात करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो वो हमें अपना एलाय भी नहीं मानते। वो बहुत क्लियरली सलामती काउंसिल में इंडिया के रोल को अप्रिशिएट करके गई हैं, वो वाला रोल जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2 मौक़ों पे शिरकत ही नहीं करने दी। तो थोड़ा सा फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली अफगानिस्तान विच इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल फोकस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है पाक यूएस रिलेशनशिप पे फोकस करें, वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। ठीक हो गया। अंबर, जिस तरह से जुनैरा कह रही हैं कि तालिबान को रिप्रेजेंट करने की बजाय पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, और बार बार तालिबान को रिप्रेजेंट करना एक ऐसे वक्त में जबकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं है, दुनिया को बिलखुसूस अमेरिका को क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के ये बार बार इंटरव्यूज़ देना और उनका मौक़िफ़ जो उनका मौक़िफ़ रहा है, जो पाकिस्तानी रियासत का भी मौक़िफ़ है कि तालिबान को इंगेज करना चाहिए ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो अवर्ट हो, जो डॉलर्स फीस हुए हुए हों वो उनको हासिल हो, ताकि मदद हासिल हो। साथ साथ आप देखिए तालिबान जो है वो भी बातचीत कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, हुकूमतों के साथ। तो उस पर मैं जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बार बार ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें मैं जुनैरा से इत्तफाक करती हूँ कि इससे ऐसे जाहिर बार बार होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो तालिबान की वाकई तर्जुमानी ज़्यादा कर रहे हैं बजाय कि ये कि पाकिस्तान की बात करें। मेरे ख्याल में कि इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि क्या सवाल पैदा होता है कि क्या तालिबान को अगर हम पैसे देंगे तो वो 20 साल पुराने वाले तालिबान क्यों नहीं होंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान खान और हम सब जानते हैं कि इसमें ऐसे मिलिटेंट्स भी तालिबान में मौजूद हैं जो एक्सट्रीम हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हक में भी ना हो, वो उनको पोजीशंस भी। इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि वो ज़ाहिर हुकूमत में अपना एक जगह भी चाहते हैं, मकाम भी चाहते हैं, उनको रुक दिया जाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब वो गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, वो फिर पूरी तो नहीं होती ना। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जो फ़िक्र है वो ये है कि दोबारा से दहशतगर्दी जो है अफ़गानिस्तान से दीगर मग़रबी ममालिक तक पहुँचेगी। क्या ये गारंटी कर सकती है, ज़ामिन बन सकती है तालिबान? अब आप देखिए कि इसमें जो फ़र्क था, जो इस वक्त इससे पहले NBC बात कर रहे थे कि तालिबान ही बेहतरीन तरीके से दाइश से निमट सकते हैं। फ़र्क ये था कि जब गनी की हुकूमत थी तो उस वक्त दो मेरे ख्याल में ग्रुप्स थे जो इस वक्त लड़ रहे थे, एक ज़्यादा डोमिनेंट था। अब इनको हुकूमत मिल चुकी है और थोड़ी सी मॉडरेशन भी जाहिर करनी पड़ेगी अपने बयानिए में, अपनी आइडियोलॉजी में, ताकि तमाम जो इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, ताकि अफ़गानिस्तान इकट्ठा रहे, उसको गवर्न कर सके। लेकिन आप ये जो एक्सट्रीम फैक्शंस होते हैं उनको खुश नहीं कर सकते, और ख़दशा यही होता है कि फिर ये वो लोग हैं जो फिर टूट कर दाइश में शामिल हो जाएंगे। और आप ये देखें कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है, ना सिर्फ दोबारा दाइश जो है वो हमले भी करती रही, ये नहीं इसका ये मतलब कि
बिल्कुल डीप स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन गवर्न करना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ आप ये देखिए कि जब से तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले हैं, हालांकि हमने उस हवाले से भी बातचीत की है। यहाँ भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। इसमें आखिरी पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम समझते हैं, और ये बहुत की है कि हम फिर ये जब जाहिर करते हैं, जब ऐसे तालिबान की तर्जुमानी करते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास लेवरेज उन पर है, लेकिन हम ये भी साथ साथ कहते हैं हमारे पास लेवरेज नहीं है। तो कुछ मेरे ख्याल में कि ठीक है, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी थे, बट वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट आवर मैसेजिंग। ठीक हो गया। एनबीसी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल दोनों से एग्री कर रहा हूँ। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि तालिबान कितने ही लिबरल हो जाएं, वो तालिबान रहेंगे। वो कितने ही आप उनको बताएं कि लिबरल हो गए, वो तालिबान रहेंगे। और वहाँ दाइश नहीं, अलकायदा भी दोबारा वहाँ से इम्कानात आ रहे हैं कि वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। दूसरी ये कि जो डिफेक्टो सूरत हाल है वो तो यही है कि वहाँ तालिबान मौजूद हैं, और अभी फ़िलहाल आलमी हुकूमतें दोहा में उनसे ही बातचीत कर रही हैं, और उनको इमदाद का भी यकीन दिला दिया है अमेरिका ने। तो अब सूरत हाल यही है कि जैसे मैंने कहा कि तालिबान रहेंगे, उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा जो हम सोचना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है वो उनके माजी के मौक़िफ़ के अहम मुताबिक है कि जब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे स्वात या फाटा वगैरह में, तो तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात का दौर हुआ था, और उसमें रुस्तम शाह मेमन साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी थे उसके अंदर। तो मुज़ाकरात तो वो सब भी करते रहे, आज भी उनका वो कहना ये तो कोई नई बात इसमें नहीं। ठीक हो गया। जुनैरा, जनरल साहब का और मुजम्मिल साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जनरल साहब, नई अफगान हुकूमत की मदद नहीं की गई तो वो दोबारा पुराने तालिबान बन सकते हैं, ये कहा है वजीर आज़म इमरान खान साहब ने। आपके ख्याल में क्या इमरान खान का जो ये खदशा है वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे तालिबान ने अपने पुराने पिछले दौर से मुख्तलिफ जो चीज़ की है वो ये है कि पहली बात उन्होंने सबको माफ़ी दी है, और गालिबन वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाना चाहते हैं, और लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी तो वक्ती तौर पे एक आर्जी हुकूमत बना दी गई। पहले वक्तों में उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, वो सिर्फ तालिबान की थी, और अब वो मानते हैं कि जी हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी दहशतगर्दी यहाँ से नहीं होगी, और फिलहाल जो दहशतगर्दी है, ये जो हम देखते हैं ISIS के हमले, ये तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं। तालिबान ने किसी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। इसका मतलब है कि दो जो बहुत बड़े इश्यूज इंटरनेशनल कम्युनिटी लेके चल रही है, उसमें फिलहाल उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि उनको कंडेम किया जाए या उनके खिलाफ कोई शिकायत हो। अलबत्ता जो तीसरा इशू है जिसमें कि खवातीन के हकूक की बात है, उसमें अभी तक वो पूरी तरह उनके मायार पे नहीं उतरे मगरबी दुनिया के, जबकि उस पे लोगों के खदशात मौजूद हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये उस दौर में चले जाएंगे पीछे, उसमें दो इश्यूज हैं जो कि बड़ी अहम है और जिनको देखना जरूरी है। एक तो ये कि उनको इमदाद नहीं मिल रही और वो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो रियासत का निज़ाम चलाना उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इस वक्त अगर उनको नहीं देंगे तो पहली चीज तो ये कि ये पॉपी ग्रोइंग और पॉपी ट्रेड वगैरह का काम शुरू हो जाएगा, और अगर मनशियात का काम शुरू हो जाता है तो आप देखिए कि उसके जरिए बेशुमार खराबात वहां आनी शुरू होंगी। वो पिछला दौर तकरीबन शुरू हो जाएगा। पिछले दौर में भी वहां पे बड़ी पॉपी ग्रोइंग रही थी, बावजूद इसके कि तालिबान ने मना किया था, लेकिन चूंकि उनका पूरे मुल्क पे कंट्रोल नहीं था उस वक्त, तो ये चीजें हो रही थी वहां से। आज भी उनका कंट्रोल जो है वो शुमाली इलाकों में कम हो सकता है अगर वहां से बगावतें होती रही। दूसरा जो इशू है बहुत बड़ा वो ये है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया ने जब पैसे बंद किए, तनख्वाहें वगैरह बंद हो गई, तो 6 लाख के करीब वो लोग हैं जिनका ताल्लुक उनकी पुलिस से है, आर्मी से है और उनकी इंटेलिजेंस वगैरह जो फारिग अभी हो चुके हैं। नतीजा ये है कि ये ट्रेंड लोग हैं जो काम जानते हैं, वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपने आप को। तो हो सकता है कि ये बड़े पैमाने पे तालिबान के खिलाफ टेररिज्म या कोई मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ शुरू करें। अगर ये सूरत हाल बनती है तो तालिबान को फिर अपने पुराने रोल की तरफ जाना होगा जहां वो इनको क्लैंडस्टाइन तरीके से मारना शुरू करें। तो ये वो चीज है जो कि वहां पे इस मुल्क को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर सकती है, जहां एक खाना जंगी की सूरत हाल पेश हो। हमें खतरा है कि अगर यहाँ पे ये गड़बड़ हुई और इस तरह की जंग हुई
तो लाजमन वहां से रेफ्यूजीज आना शुरू होंगे और उनकी आड़ में दहशतगर्द भी आना शुरू होंगे पाकिस्तान। तो हमारा कंसर्न तो बड़ा जेन्युइन है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दे के कुछ अमन अपने मुल्क के लिए हासिल किया है, ये वापस हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान जो रोना कर रहा है बहुत ज्यादा, वो तालिबान की हमायत से ज्यादा अपनी हमायत में कर रहे हैं, क्योंकि हमें खतरात हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी हमें खतरात हैं इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा उसका कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, तो वो वापस आ सकती है अगर उनको इस वक्त फंड्स वगैरह न दिए गए तो सूरत हाल वहां बिगड़ सकती है, जो कि मैं समझता हूँ फिर किसी के कंट्रोल में नहीं हो रहा। मसला कि अमेरिका कहता है वहां दहशतगर्द पनप जाएंगे हमारे खिलाफ, ये झूठ बोलते हैं। 20 साल वहां पे रहे हैं, जिन दहशतगर्द ग्रुपों को उन्होंने पाला है सिर्फ वही वहां पे हैं, बाकी कोई नहीं। ISIS जो है ये आज इंडिया कंट्रोल कर रहा है, इंडिया ने पाला था, इंडिया ने बनाया, इसमें TTP के बाद धड़े मौजूद हैं, कुछ अरब भी हैं इसमें, और ये इंडिया करवा रहा है उसमें। ठीक है, यानी पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो सकती है, इसीलिए हम जो है वो ये हिमायत कर रहे हैं और ये सब कह रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, लेकिन दुनिया अफगानिस्तान के मामले में ये कहती है कि जो कहा गया वो किया नहीं गया। ऐसे में बार बार हमारी जानिब से एक ही बात क्या रंग लाएगी आपके ख्याल में? इमरान खान साहब की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो उसको दूर करने के लिए और ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि दुनिया उनसे पाकिस्तान पर बात करने के लिए तो तैयार नहीं है, और वो तो हमने देख लिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने, चीन के सदर भी उनसे नहीं बात करना चाहते 20 माह से, अमेरिका के भी नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब से भी कितने ताल्लुकात बंद, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से होकर चले गए हैं, और बाकी जो हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो तो देख ली है। अगर चंद टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो ख़ुद को इंटरनेशनली रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत वीक कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई इंटरनेशनल लीडर अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकता है कि वो चंद टीवी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करे जो हेडलाइंस बन सकें, जो हेडलाइन बन सकें, कैचिंग हो और जो बड़ी ब्लोइंग हो। जी तालिबान वापस पुराने तालिबान बन जाएंगे, जी दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। हेडलाइंस तो बन सकती हैं, पर आप दूसरी स्टेट्स को इनसे मुतासर नहीं कर सकते हैं, उन्हें हकीकत पता होती है। जहाँ तक तालिबान की बात है, अगर तालिबान को दुनिया से पैसे चाहिए तो उन्हें दुनिया की बात माननी पड़ेगी। सबसे पैसे तो वो ले नहीं सकते हैं, अगर उन्होंने चीन से लेने हैं तो अमेरिका से नहीं मिलेंगे, यूरोप से नहीं मिलेंगे, और अगर अमेरिका और यूरोप से लेने हैं तो चीन और रूस से नहीं मिलेंगे। सादा सी बात है, अगर वो ये कहें कि चीन भी हमारा पार्टनर है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो कतर में इस बार मुज़ाकरात हुए हैं उनमें अंडर द टेबल तो यही बात है कि तालिबान ने किधर चलना है, उन्होंने क्या चीन के साथ चलना है। हमने देखा है जो अभी खुदकुश हमला हुआ है ISIS का, उसमें तो चीनी खुदकुश बमबार उन्होंने यूज़ किया है ISIS वालों ने, जो चीन के लिए एक बड़ी ख़तरे की बात है कि अगर वहाँ ऐसा भी हो रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक डेंजरस खेल है। मैंने पहले भी इस शो में कहा है कि तालिबान की वकालत हमें दुनिया की मुखालफत के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि दुनिया शायद तालिबान से तो बात कर ले, लेकिन इस चक्कर में कि हम तालिबान के मामू हैं हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान भी हमें मामू मानने के लिए तैयार नहीं है। कतर में मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोई कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आए? मेरा मतलब है कि कुछ सिक्योरिटी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ज़रिए बात करेंगे, वो अपनी बात डायरेक्ट कर रहे हैं। हम खाम खा, मेरा मतलब है हम कह रहे हैं हाँ तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। आप तालिबान पुराने, ये तो ऐसी ही बात है, मैं कहूँ मुझे अगर नौकरी ना मिली तो मैं डाकू बन जाऊँगा, कल को कोई कहे अगर ये ना हुआ तो मैं ये बन जाऊँगा। दुनिया में ये बात कोई मानेगा कि अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं वापस दहशतगर्द बन जाऊँगा, तो इसलिए आप मुझे इसलिए पैसे दें कि मैं वापस दहशतगर्द ना बन जाऊँ। ये नैरेटिव कोई नैरेटिव है दुनिया में बेचने के लिए? कोई इस नैरेटिव को ख़रीदेगा कि अगर आपने पैसे ना दिए तो वो वापस दहशतगर्द बन जाएंगे, वो दुनिया में वापस दहशतगर्दी करेंगे? मेरा मतलब है ये बात कहने के लिए है, ये तो उनका एक बुरा फेस दुनिया के सामने लाने वाली बात है। अगर उनका कोई अच्छा चेहरा लाना है तो पहले तो वो खुद ही लाएं, खुद कोई ऐसे काम करें जो दुनिया को नज़र आए कि तब्दीली वाले काम हैं। कोई एक खातून वज़ीर ही रख के दिखा दें, कोई ख़वातीन के तालीमी इदारों के दुनिया को टूर्स कराएं कि देखें हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं। वहाँ तो कल भी ख़वातीन का जुलूस निकला हुआ था, उन्होंने भी वही काम शुरू किया जो पाकिस्तान में, उन्होंने उसकी कवरेज रोक दी है कि ख़वातीन का जुलूस निकले तो कोई उसकी कवरेज ना करे। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की कवरेज बंद है, तो हम शायद उनको यही सिखा रहे हैं कि आप मामले को हल ना करें, कवरेज बंद कर दें, इससे बड़ा मामला ठीक हो जाता है। मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक हो गया। जुनैरा, आप क्या ऐड करेंगी?
एक तो ये कि वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉन्स्टेंटली जो अमेरिकन गवर्नमेंट का हाल है, अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो पता चलता है कि उसकी हेडलाइंस रोज़ तकरीबन एडिटोरियल में ये होती हैं कि बाइडेन गवर्नमेंट नीड्स अ रीबूट, क्योंकि ये जो एक वहाँ से बाहर निकले हैं, इवैक्यूएशन हुई है फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और जिस तरीके से हुई है उसके बाद उनको वहाँ जो अपनी इंटरनल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो बाइडेन की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो बड़े क्रक्स में है, बहुत प्रॉब्लम्स में है। तो ये याद रखें कि गवर्नमेंट्स अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे गिमिक्स भी करती हैं जो उनको तो फेवर कर जाएँ, बाकी कहीं और कोई कोलैटरल डैमेज होता रहे तो इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह जो वो कॉन्स्टेंटली एक रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को प्रेशराइज किया हुआ है उन्होंने कि आपने रिकग्नाइज नहीं करना तालिबान को। उन्हें भी पता है वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन्हें भी पता है कि जो हमने पैसे रोके हुए हैं ये वहाँ के बच्चों के लिए ज़रूरी है, वहाँ की ख़वातीन के लिए जिनके राइट्स की आप बात कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो इट्स अ लार्जर गेम और वो लोग इससे बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हैं। तो हम इसे जितना सादा तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उतना सादा है नहीं। और अगर ये सारी जो पॉइंट्स हैं कि कौन से ग्रुप से अलहदा हो के कौन ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, कौन कम हो जाएगा, तो याद रखें शायद वो यही चाहते हों, वो उसी जानिब रीजन को लेके जा रहे हों। सो इस सबको जहन में रखते हुए हमने अपने आप को सिक्योर करना है हर लिहाज से, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल अरीना छोड़ के बिल्कुल अलग से अपनी ट्यून हार्प करना शुरू कर दें। सो इस सब बहुत बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल है पर्सनल सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे कुछ चीज़ों पे अगर बयान बार बार इमरान खान देते हैं तो उसकी जगह थोड़ी सी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस ज़रूरी है। ठीक है, जनरल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिक्लेयर्ड डिमांड्स हैं वो तो यही तीन हैं कि वहां से टेररिज्म किसी के खिलाफ नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होंगी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी। इस पे पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एग्री करता है और हम उसके साथ हैं। उसमें सिर्फ एक चीज है कि हो सकता है किसी स्टेज पे जरूरत पड़े तो रीजनल कंट्रीज का कंसेंसस हो तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर ले रीजनल कंट्रीज 7 मुल्कों के साथ। लेकिन फिलहाल यही है कि जी बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखेंगे हम और वक्त आने पे। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये तब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियस हुई तो उनको थोड़ी बहुत कुछ आपको बेट भी देनी होगी, कुछ उनको इंकरेज करना होगा। अगर आप इंकरेज नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे बदहाली पे छोड़ेंगे तो वो भी फिर आजाद है जो उनका जी चाहे करे, क्योंकि आपका तो उनको हाथ ही नहीं पकड़ा आपने उनका। तो वो चीज ये है। लेकिन जुनैरा की बात दुरुस्त है कि क्या अमेरिकन ये चाहते हैं? अमेरिकन अफगानिस्तान को स्टेबल नहीं करना चाहते, ठीक है जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। असल में देखिए, अगर बाइडेन हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है, मुश्किल में हो रही है, तो क्या हमने उनकी मुश्किलात और अनपॉपुलैरिटी में इजाफा करना है? क्या ये एजेंडा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बावर कराए कि बाइडेन ने गलत किया है, बाइडेन ने गलत किया है, ताकि पाकिस्तान जो मतलब हमारा ये काम है कि जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पोस्ट कर रहे हैं वो काम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शुरू कर दे। भाई इस तरह जो काम पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है वो बाइडेन को वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। इन हाउस मीडिया का अपना एक व्यू होता है, वो अपने लोग लिख रहे होते हैं, अपने उनके जर्नलिस्ट होते हैं। दूसरे मुल्क के वजीर आजम को तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब और एनबीसी का मानना यह है कि वजीर आजम साहब का खदशा बर वक्त और दुरुस्त है, जबकि मुजम्मिल साहब, अंबर और जुनैरा के तालिबान के बजाय पाकिस्तान की बात करना ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बड़ा दावा कर दिया है, पाकिस्तान के अगले वजीर आजम से मुतालिक पेश गोई की है कि इमरान खान ना सिर्फ अपनी पहली मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि वो 2023 के इलेक्शन के बाद अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं। मजमून में यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह हो या पाकिस्तान में कोरोना से होने वाला कम नुकसान हो, इसका फायदा इमरान खान को होगा। इसी तरह ऑपोजिशन की तकसीम के बाइस भी इमरान खान दूसरी बार वजीर आजम बन सकते हैं।
द इकोनॉमिस्ट की इमरान खान की 2023 में दोबारा वजीर आजम बनने की पेशगोई। जनरल साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो कुछ और हैं। अवाम मिसाल के तौर पे महंगाई से तंग है, महंगाई की बात करते हैं। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होंगी, ठीक है, नहीं कर सके कुछ, लेकिन अवाम तो इन चीजों में कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ते। यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी का मसला है वो कुछ और इश्यूज हैं। ये अफगानिस्तान का इशू जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे इसका क्या असर? टेररिज्म तो हमने बहुत सारा पहले ही कंट्रोल कर लिया हुआ था। तो उस लिहाज से यहाँ पे इश्यूज बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। फिर ये है कि उन्होंने एक नारा लगाया था कि हम लोगों को जेलों में डालेंगे, पैसा निकलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर 2 साल बाकी के भी गुजर जाते हैं, किसी को ना सजा होती है ना पैसा निकलता है, तो फिर अवाम तो पूछेंगे ना। सो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक इश्यूज को इंटरनेशनल इशू से आप नहीं कर सकते उसको मिक्सअप। यहाँ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि लोग उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे और ऑपोजिशन इन चीजों को एक्सप्लॉइट करेगी। वो अवाम के पास जाएंगे, बताएंगे उनको बार बार कि ये ऐसे है, बावजूद इसके कि वो खुद भी इसका कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन आज बर्निंग इशू है, तो इस वजह से। और फिर कल क्या होता है, ये भी नजूमियों की बातों पे तो मैं नहीं फैसले कर सकता कि उसने ये कह दिया लिहाजा अब इसका वाकई ये हो जाएगा। तो नजूमी उसने कुछ ना कुछ 4 पैसे कमाने अपनी ये हरकतों से। तो मेरा ख्याल है यहाँ डोमेस्टिक इशूज ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा चैलेंज हो। अंबर शम्सी, क्या वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इस पे हर हुकूमत पर कहा जाता है कि वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी और बिलाखिर करती है। मैं अपनी जाती राय ये दूंगी, पेशगोई नहीं करी, कि हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और ये बहुत अहम होता है। हमारी जमहूरी इदारे और जो इक़्तिदार है बहुत कमज़ोर है और मज़ीद कमज़ोर हुए हैं इस 2-3 साल में। चाहे पार्लियामान को हम देखें, चाहे हम मीडिया को देखें, लेकिन फिर भी कुछ मैं कहूँगी कि बरहम तो रखना चाहिए। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट आई थिंक, क्योंकि जो हमारी रिवायत रही है वो तो यही रही है कि वज़ीर आज़म चले जाते हैं और फिर हुकूमतें गिर जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद चाहे PMLN हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके वज़ीर आज़म को हटाया जरूर गया है, लेकिन उन्होंने पूरा जोर दिया है कि उनकी एटलीस्ट जो टर्म है वो पूरी हो। तो ये बहुत अहम है। दूसरा मैं कहूँगी कि ये बहुत दिलचस्प बात है, जो द इकोनॉमिस्ट है, पाकिस्तान और मौजूदा रजीम, हाइब्रिड रजीम है, बहुत बड़ी नाक़िद भी रही है, लेकिन इसके बावजूद वो समझती है, और ये मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल परसेप्शन is something interesting to note कि इमरान खान साहब दोबारा एक टर्म हासिल कर लेंगे। इसमें जनरल साहब की बात से इत्तेफाक मैं करती हूँ कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जो सियासत होती है, बहुत कुछ प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं। इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है जिसमें इस वक्त महंगाई और दीगर मुआशी मुश्किलात हैं लोगों के, वो तो फैक्टर इन होते हैं, लेकिन दीगर और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को और पॉलिटिक्स को, और वो अगर वो इट रिकग्नाइज नहीं करे, वो शायद यहाँ की जो हकीकत है, यहाँ के जो हकाइक और यहाँ के जो वोटर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, वो शायद सही जांच नहीं पाते। दूसरी तरफ आप कुछ सर्वेज देखिए, उसमें इमरान खान साहब बतौर लीडर पॉपुलर तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के, जिनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मूव आ रहा है, वो भी बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है। सो अगेन एक जो तजाद है बिटवीन परसेप्शन, वो भी इंटरनेशनल परसेप्शन, और जो पाकिस्तान में जो रियलिटी है, हकीकत है, वो मेरे ख्याल में उसमें कुछ तजाद नजर आ रहा है। ठीक है, NBC जिन वजूहात को जवाज बनाया है, आपके ख्याल में क्या हकाइक यही हैं या फिर इसके बरक्स हैं? अच्छा, मुझे सच्ची बात ये है, तो हैरत है उस न्यूज़ राइटर पर जिसने खबर क्लियर की। अगर ये खबर मेरे पास आती तो मैं इसको कभी छपने नहीं देता। ये बहुत कच्ची खबर है, रॉ फॉर्मेट में है, कोई सपोर्टिंग चीज़ नहीं है इसके अंदर। हवाई किले बनाए हैं, तस्लीम भी किया है कि इमरान खान में कायदाना सलाहियत नहीं है, ये लिखा है उसके अंदर खबर में। उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी चीज़ से, कोरोना, अफगानिस्तान, और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि पोजीशन मुत्तहिद नहीं है। सब जानते हैं मुत्तहिद नहीं हो, मुत्तहिद हो गई तो आपको अंदाज़ा ही क्या हो जाएगा। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट नहीं है जो खबर की जान बनते हैं, खबर की बेस बनते हैं, डाटा बनता है खबर पे। कि डाटा क्या है? डाटा ये है कि कराची में और लाहौर में और मुजफ्फराबाद में और कोटली में PTI इंतखाबात हार रही है। PTI का जो ग्राफ था बहुत चार्ट ऊपर था, मकबूलियत का जो
ट्रांसलेट नहीं हो पाया सीट्स में, वो यही था ना कि वो वादे कर रहे थे, वो दावे कर रहे थे महंगाई के, बेरोजगारी के, टैक्स कम करेंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे, हम कितने और कोई वादा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट वादा गुर्बत का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा और महंगाई का खात्मा। आपने महंगाई को, तो जनरल साहब ने भी कहा, अंबर ने भी कहा, महंगाई को आप कहाँ ले गए भाई? और आप हर हफ्ते बढ़ा रहे हैं, आप हर हफ्ते। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं वहाँ पेट्रोल की प्राइस डेली एडजस्ट होती है। यानी आपके ख्याल में इस खबर में वजन नहीं है? इस खबर में वजन नहीं है, खबरें नहीं है। ठीक है, ये खबर ही नहीं है। जुनैरा, ठीक है, वक्त की ख्वाहिशात हो सकती है। ठीक हो गया। जुनैरा, आपके ख्याल में अगला इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान की हुकूमत को क्या करना होगा? एक तो शाइस्ता, आपने इकोनॉमिस्ट का नाम ले दिया, पहले ही बहुत हर्ट होते हैं मुजम्मिल साहब अगर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम ले दें, तो आइंदा से एहतियात कीजिएगा, ना ऐसे जरीदों का नाम लिया करें। दूसरा, बिल्कुल एनबीसी की बात को मैं सेकंड करूंगी, बिल्कुल आउट ऑफ डेप्थ है ये आर्टिकल, और उसमें मुझे हंसी आ रही थी कि उस गैलप सर्वे की बात की हुई थी जिस पे हम हंस रहे थे एक दिन प्रोग्राम में कि 48% को उन्होंने शो किया हुआ था कि 48% पीपल इन पाकिस्तान आर सेटिस्फाइड विद इमरान खान गवर्नमेंट। दूसरा, वो जो उन्होंने कहा जी रीजनल कैंप्स में बैठ गए हैं पाकिस्तान की अपोजिशन के लोग, वो भी बात बड़ी एविडेंट है। साथ लिख रहे हैं वो लीडर नहीं है। अब अगर वो लीडर नहीं है तो इतनी इवेंट्स कैसे हो रहे हैं? ये सब कुछ वट एवर इज़ हैपनिंग, वो आप इसे सपोर्ट कैसे कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, उनके लीडर ना होने को? दूसरा ये कि इस वक्त एक फुल ब्लोन प्रोपेगेंडा है। इकोनॉमिस्ट बहुत इंडिया की तरफ टिल्टेड जरीदा है, उसमें जो भी आता है उसको आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ें, आप खुद समझ जाएंगी कि वो किस टोन एंड टेनर को फॉलो करता है। दोबारा हुकूमत में आने के लिए सिर्फ इतना कर दें कि लोगों की जेब में जितने पैसे हैं उसके मुताबिक उनका किचन चल सके, उनका किचन चल ऑल दैट द गवर्नमेंट नीड्स। ठीक हो गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, जरीदे का नाम मैं नहीं लेती, ये कहिएगा कि पहले पाकिस्तानी वजीर आजम होंगे जो मुसलसल दूसरी मरतबा मुंतखब होंगे, ये कहा गया उसमें, होंगे, होना चाहिए? मैं देख रहा था ये आर्टिकल 9 अक्टूबर को छपा है। अब 9 अक्टूबर को अगर आया है तो ये प्रिंटिंग में तो कुछ 6 अक्टूबर को चला गया होगा, और लिखने वाले ने हो सकता है उससे भी 8-10 दिन पहले दिया हो, क्योंकि ये वीकली मैगजीन्स में अक्सर जो है आर्टिकल आप 15 दिन पहले, 10 दिन पहले दे देते हैं, और एक आधा एडिशन एडवांस ही चल रहा होता है, जो हमने वीकली मैगजीन्स में काम करके देखा है और उनके लिए लिख कर देखा है। तो अगर मैं कुछ समझूँ तो ये आर्टिकल अगर उसने लिखा भी होगा तो 1 अक्टूबर के करीब लिखा होगा या सितंबर के लास्ट वीक में कहीं जाके ये लिखा होगा। तो पाकिस्तान में तो 6 अक्टूबर के बाद हालात बदले हैं, अगर मैं बहुत वाज़ेह समझूँ। अगर तो ये 6 अक्टूबर से पहले लिखा गया है तो उस वक्त शायद राइटर को भी अंदाज़ा ना हो कि पाकिस्तान के सियासी महरकात क्या हैं, यहाँ पर क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। शायद सितंबर में ये शायद राइटर को भी अंदाज़ा नहीं होगा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है ना। सितंबर ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हर पाकिस्तानी की तरह हम भी आज पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को याद कर रहे हैं। जनरल साहब, क्या कहेंगे उनकी वफात पर? देखिए, दुख की बात है, आप उनको अगर सारा पाकिस्तान जानता है मोहसिन पाकिस्तान के नाम से, तो ये हमें चीज रखनी चाहिए जहन में कि डॉक्टर साहब वाकई पॉइनियर थे जिन्होंने आके ये यहाँ पे शुरू किया यूरेनियम एनरिचमेंट का काम। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम डॉक्टर समन मुबारकमंद ने किया था, लेकिन उन बेचारे का नाम कोई लेता नहीं है। डिजाइन उनका था और एक्सप्लोजन भी उन्होंने किया था, लेकिन अगर डॉक्टर साहब एनरिचमेंट का काम ना करते तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई किस्सा था ही नहीं यहाँ पे। सो ही वॉज अ पॉइनियर। दूसरी चीज जो मैंने उनके साथ बड़ी कई मुलाकातें थी, वो इंतहाई इज़्ज़ो इंकसारी का पैकर थे, मुहब्बे वतन बेतहाशा थे, और जब हाथ मिलाते थे तो मुझे याद है कि मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ के तो सर कहते थे, जबकि वो मोहसिन पाकिस्तान थे और मैं एक आम आदमी था, तो उनका सर कहना वो उनकी इज़्ज़ो इंकसारी जाहिर करता था, जबकि मैं हमेशा उनको सर कह के बुलाता था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जितना सादा जिंदगी, जिस तरह का वो लगता नहीं था कि वो तवक्को ये आपसे कर रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया लिहाजा उनको सर पे बिठा लिया जाए, लेकिन लाजमन वो इतना जरूर चाहते थे कि जो इज्जत उनका हक है, एक बुजुर्ग की हैसियत से भी आप देते हैं
और एक मुस्लिम पाकिस्तान को भी देने की जरूरत है, वो जरूर दी जाए। और वो लाजमन जहाँ पे उतार चढ़ाव आए जिनकी वजह से उनको शिकायत थी, उन्होंने बाद औक़ात उसका जिक्र भी किया। आखिरी पैगाम उन्होंने मुझे जो लास्ट मैसेज दिया था वो हुदबाई के बारे में दिया था, वो मैंने अपने वीलॉग में पढ़ के सुनाया है। तो बासूरत हमें उनके दुख है, एक नुकसान है जो सब महसूस कर रहे हैं, सब पाकिस्तानी। नाकाबिले तलाफी नुकसान है, यकीनन वो कौम के मोहसिन है। दर्जात बुलंद करे, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।